युवराज सांस रोके शान्या को देख रहा था, जो अब भी उसकी कार के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही जमी हुई ठंडक थी जिससे पूरा शहर कांप जाता था। कार अभी भी लॉक थी और युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कब्र कितनी गहरी खुद चुकी है। शान्या जैसे ही मिरर पर नॉक करने वाली थी, तभी उसका फोन बज उठा। बोलो, उसकी आवाज़ अब भी सख्त थी, मगर जैसे जैसे वो सामने वाले की बात सुनती गई, उसका चेहरा और भी सख्त होता चला गया। शान्या ने तेजी से फोन कान पर लगाया। युवराज अब थोड़ा हैरान था। क्या हुआ? यह अचानक इतनी गंभीर क्यों लग रही है? फिर बिना एक पल गनवाए शान्या मुड़ी और तेजी से पीछे खड़ी एक ब्लैक कार का दरवाजा खोला। वो झटके से अंदर बैठी और अगले ही पल पूरे काफिले की कारें वहां से निकल गई। युवराज और अनाया सन्न रह गए। ये क्या था? अनाया ने फुसफुसाते हुए पूछा। युवराज अब भी बाहर की ओर देख रहा था, जहां कुछ ही सेकंड पहले मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और धीमे से बुदबुदाया, मतलब अभी मेरी जान बच गई। फिर उसने अनाया की ओर देखा, जो अब भी चौंकी हुई थी। बंदरिया, लगता है तेरी बहन को कुछ बड़ा मसला आ गया है और मैं सच में जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। युवराज की आवाज़ हल्की थी, मगर उसका मन अब बेचैन हो चुका था। शान्या को आखिर ऐसा क्या सुनने को मिला जिसने उसे मेरे खून से ज़्यादा ज़रूरी काम पर भेज दिया? शांपा बिना किसी देरी के तेज़ी से सुरंग में दाखिल हुई। उसके कदमों की आवाज़ पत्थरों पर गूंज रही थी और उसके पीछे पीछे उसके निजी बॉडीगार्ड्स भी सतर्कता से चल रहे थे। जैसे ही वो नीचे बेसमेंट में पहुंची, सामने का नज़ारा किसी गुप्त मिलिट्री बेस से कम नहीं था। चारों तरफ हाईटेक मशीनें, लेजर सिक्योरिटी, हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स और कई रोबोट्स सतर्कता से खड़े थे। कुछ रोबोट्स आम इंसानों की तरह काम कर रहे थे, कोई डेटा मॉनिटर कर रहा था, कोई बेस की सिक्योरिटी को चेक कर रहा था, तो कोई अपने सिस्टम को अपग्रेड करवा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ रोबोट्स अभी रेडी हो रहे थे, उनका प्रोग्रामिंग पूरा किया जा रहा था। शान्या के आते ही पूरे बेस में हलचल बढ़ गई। वो सीधा कमांड सेंटर की तरफ बढ़ी, जहां एक बड़ी स्क्रीन पर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग दिख रही थी। रिपोर्ट, उसने बिना किसी भूमिका के ठंडे स्वर में पूछा। सामने खड़ा एक टेक ऑपरेटर तुरंत आगे बढ़ा और एक होलोग्राम स्क्रीन एक्टिवेट की। मेम, हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है, टारगेट अब भी हमारी निगरानी में है, बस आपके आदेश का इंतजार है। शान्या ने हल्के से सिर हिलाया और अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उनकी नज़रों से ही समझ आ गया कि वो तैयार हैं। हमेशा की तरह सफाई से काम होना चाहिए। शान्या की आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। स्क्रीन पर एक आदमी का चेहरा उभरा, उसकी आंखों में डर था और वो एक अंधेरे कमरे में बंद था। शान्या ने हल्के से सिर झुकाया और धीमे मगर सख्त लहजे में बोली, शिकार खुद हमारे जाल में आने वाला है, आज रात खेल दिलचस्प होगा। शहर के एक कोने में कुछ लोग एक फैक्ट्री के अंदर खड़े थे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, कीन कितनी बेवकूफ़ है ना, जो हम पर भरोसा कर बैठी। उसे असलियत में ज़रा भी अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतना कहते ही सभी ज़ोर से हंसने लगे। वहाँ करीब 3 लोग थे और उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। उनमें से पहले आदमी ने हुक्म दिया, जल्दी से सारे हथियार ट्रक में लोड करो और ध्यान रहे किसी को ज़रा भी शक न हो, उसके बाद इस फैक्ट्री में आग लगा दो। इतना कहकर वे तीनों वहां से निकल गए। इसी बीच उनका एक बॉडीगार्ड फैक्ट्री के अंदर पेट्रोल छिड़कने लगा। कुछ ही देर में पूरी जगह तेज गंध से भर गई। बाहर आकर उन लोगों ने अपने एक और बॉडीगार्ड को ट्रक वहां से भेजने का इशारा किया। जैसे ही ट्रक निकल गया, वे तीनों आदमी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे।
चारों तरफ घना अंधेरा था और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उन पर नज़र रख रहा था। जैसे ही उनके बॉडीगार्ड्स ने फैक्ट्री में पेट्रोल डालना शुरू किया, चारों तरफ तेज गंध फैल गई। वो तीनों आदमी संतोष भरी नज़रों से फैक्ट्री की तरफ देख रहे थे। उनमें से एक ने अपनी सिगरेट से लंबा कश लिया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ ही देर में यहाँ सिर्फ राख बचेगी। दूसरे ने माचिस की तीली जलाते हुए कहा, और उस कीन को तो अब तक ये भी नहीं पता कि असली शिकार कौन है। तीसरे आदमी ने जोर से हंसते हुए अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। काम हो गया। दूसरी तरफ से कुछ जवाब मिला, जिस पर वो आदमी संतोष से मुस्कराया और बोला, अच्छा बढ़िया, अब सिर्फ एक धमाका बाकी है। वहीं दूसरी तरफ उनका एक आदमी फैक्ट्री के अंदर पेट्रोल डालकर बाहर निकल आया। उसने हाथ में एक रिमोट ट्रिगर पकड़ा हुआ था। तीनों आदमी अब फैक्ट्री से थोड़ी दूरी पर खड़े थे। आसमान में गहरे बादल थे, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पहला आदमी धीर से मुस्कराया और कहा, चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। क्लिक। उसने रिमोट का बटन दबाया। कुछ सेकंड्स के लिए सब शांत रहा और फिर इधर आम पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। लाल पीली लपटें अंधेरे आसमान को चीरती हुई ऊपर उठने लगी। उन तीनों ने हंसते हुए सिगरेट जमीन पर फेंकी और अपने काले शीशों वाली गाड़ियों में बैठ गए। धुआं तेजी से चारों तरफ फैल रहा था। गाड़ी के अंदर बैठते ही पहले आदमी ने फिर फ़ोन निकाला और कहा, अब अगला स्टेप शुरू करो कि। लेकिन अचानक बैंग, एक गोली सीधे गाड़ी के सामने के शीशे पर लगी। उनका ड्राइवर चौंक कर गाड़ी रोकने ही वाला था कि बैंग बैंग, और दो गोलियों सीधे उनके टायरों पर। गाड़ी बुरी तरह से हिल गई और सड़क पर घिसटने लगी। तीनों आदमी हैरानी से इधर-उधर देखने लगे। ये कौन था? अंधेरे में कहीं से एक शख्स धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ ठंडी रात में गूंज रही थी। जैसे ही उन तीनों ने सामने देखा, उनकी नज़र ऊंचाई पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो पूरे काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा एक रहस्यमयी ब्लैक मास्क से ढका हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी तेज, ठंडी और बेखौफ आंखें दिख रही थीं। उन तीनों के होश उड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, चारों तरफ से काले कपड़े पहने कई लोग अचानक प्रकट हो गए। आने वाले लोग बेहद फुर्तीले और प्रशिक्षित लग रहे थे। उन्होंने बिजली की तेज़ी से हमला किया और उन तीनों को बेरहमी से उनकी कार से घसीटते हुए बाहर खींच लिया। अगले ही पल वे तीनों उस मास्क पहनी लड़की के सामने जमीन पर गिरे पड़े थे। एक आदमी दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उनमें से एक नकाबपोश आदमी ने उसकी गर्दन पर अपना भारी बूट रख दिया। ये कौन लोग हैं? उनमें से एक आदमी ने दहशत से इधर-उधर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फैक्ट्री के चारों तरफ अब सन्नाटा छा गया था। उस लड़की ने धीरे-धीरे कदम बढ़ाए और उन तीनों के बेहद करीब आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दस्ताने पहने हाथ से उनमें से एक की ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाई और बेहद ठंडे लहजे में कहा, बेवकूफ़ बनाना आसान था, है ना? उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी कि उन तीनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने किसी आम इंसान से नहीं बल्कि काली रात में छिपे शेर से पंगा ले लिया था। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस लड़की ने अपने भारी बूट्स में लिपटा पैर सीधा उस आदमी के चेहरे पर रख दिया। आहेचेच उसकी दर्द से चीख निकल गई, लेकिन लड़की की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। वो बूट उसके चेहरे को दबाते हुए और जोर से रगड़ने लगी, मानो उसकी औकात याद दिला रही हो।
बाकी दोनों आदमी खौफ से पीछे सरकने लगे, लेकिन तभी लड़की ने एक इशारा किया और नकाबपोश गाइंस ने उन्हें ज़मीन पर धक्का देकर उनके हाथ बांध दिए। वो आदमी, जिसकी नाक अब तक खून से लथपथ हो चुकी थी, कांपती आवाज़ में बोला, देखो, हम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, हमें छोड़ दो। पूर्णविराम। लड़की हल्का सा झुकी, उसका मास्क उसके चेहरे के खतरनाक इरादों को छिपा नहीं पा रहा था। छोड़ दूं, उसने बेहद ठंडी आवाज़ में कहा। और फिर अचानक एक और ज़ोरदार लात उसके सीने पर मारी, जिससे वो दर्द से तड़पता हुआ ज़मीन पर गिर गया। तुम्हें लगा मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारी गद्दारी पकड़ नहीं पाऊंगी? लड़की की आवाज़ अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। फैक्ट्री की टूटी-फूटी दीवारों के बीच सिर्फ उनकी चीखें और लड़की की भयानक खामोशी गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद एसके इंडस्ट्री। कृति अपने केबिन में कभी इधर से उधर और कभी उधर से इधर चल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अदिति अंदर आई। उसने कृति को इस हालत में देखा तो तुरंत पूछ बैठी, क्या हुआ कृति, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अदिति की बात सुनकर कृति ने उसे देखा और धीरे से कहा, डैड का फ़ोन आया था, वो मुझे मेवाड़ बुला रहे हैं। वह सुनते ही अदिति का चेहरा भी कठोर हो गया। तो तुम करोगी? अदिति ने धीमे मगर गंभीर लहजे में पूछा। कृति ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस चुपचाप खड़ी रही। उसे चुप देखकर अदिति ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, कृति, मैं मानती हूँ कि तुम आज भी अंकुश से प्यार करती हो, लेकिन वो अब वहाँ नहीं है, और जहाँ तक इस शादी की बात है तो तुम इसे मना भी कर सकती हो। अदिति की बात सुनकर कृति ने उसे देखा और ठोस आवाज़ में जवाब दिया, डैड ने वचन दिया था और मैं वह वचन नहीं तोड़ सकती। मुझे इस शादी के लिए हाँ कहनी ही होगी। अदिति गुस्से से अपनी जगह से उठी और जोर से मेज पर हाथ मारते हुए बोली, क्या बकवास है कृति, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे डैड ने कोई वचन दिया था तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? कृति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे वो खुद को किसी बड़ी जंग के लिए तैयार कर रही हो। कृति, होश में आओ, ये तुम्हारी जिंदगी है। अदिति की आवाज़ तेज हो गई थी, लेकिन कृति अभी भी शांत थी। मुझे पता है, उसने धीमे मगर ठोस आवाज़ में कहा, पर मेरे लिए परिवार का मान सम्मान सबसे ऊपर है। और तुम्हारे खुद के अरमान, तुम्हारे खुद के सपने। अदिति ने उसे झकझोरते हुए कहा। कृति ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में दर्द, मजबूरी और एक अजीब सा डर था। सपने, उसने हौले से कहा, सपने तो तभी टूट गए थे जब अंकुश ने मुझे छोड़ दिया था। उसका नाम लेते ही कमरे में एक ठंडक सी छा गई। अदिति ने महसूस किया कि कृति की आंखें अब थोड़ी नम हो चुकी थीं। पर वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया था कृति, अदिति ने धीरे से कहा। बस अदिति, कृति ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब कांप रही थी, मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं शादी करूंगी बस। अदिति ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सच में खुश रह पाओगी? कृति के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुर्सी पर गिर सी पड़ी। रात के तकरीबन बजे शान्या का फ़ोन अचानक बज उठा। फ़ोन की तेज़ रिंग टोन ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। उसने हल्की भौहें चढ़ाई और फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाली। एक प्राइवेट नंबर। उसने कुछ पल सोचा, फिर धीरे धीरे कॉल रिसीव कर ली। जैसे ही उसने फ़ोन कान से लगाया, सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ आई और फिर कॉल कट। शान्या की आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसने तुरंत फ़ोन टेबल पर फेंका और बिना एक पल गंवाए बिस्तर से उठी। उसने अपनी जैकेट पहनी और बिना दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत समझे सीधे अपनी बालकनी से नीचे कूद गई। मल्होत्रा मेंशन के बैक डोर से बाहर निकलकर वह खाली सड़कों पर कुछ कदम बढ़ी ही थी कि सामने से एक काली कार आकर उसके सामने रुकी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई।
गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चला रहा था और शान्या की नज़रें बाहर अंधेरे में खोई हुई थी। करीब 2 घंटे बाद कार एक एलीट क्लब के बाहर आकर रुकी। बाहर से ही क्लब की रंगबिरंगी लाइट्स चमक रही थीं, लेकिन शान्या की आंखें ठंडी और बेरहम बनी रहीं। वह गाड़ी से उतरी और सीधे क्लब के अंदर चली गई। क्लब में तेज म्यूजिक बज रहा था, लेकिन शान्या का ध्यान सिर्फ एक जगह था, प्राइवेट रूम। वह सधे हुए कदमों से वहां पहुंची और बिना देर किए दरवाज़ा खोला। और जो नज़ारा उसने देखा, उसने उसे कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। सामने सिद्धार्थ बेड पर पड़ा था और उसके ऊपर एक लड़की थी जो साफ दिखा रही थी कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ के चारों तरफ शराब की बोतलें फैली हुई थीं और उसके चेहरे से साफ था कि वह पूरी तरह नशे में था। शान्या की आंखों में गुस्से की एक ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही, फिर बिना एक पल गनवाए आगे बढ़ी और उस लड़की को जोर से धक्का दिया। लड़की जमीन पर गिर गई और दर्द से कराह उठी। सिद्धार्थ ने हल्की करवट बदली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। शान्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर लड़की को। उसकी सांसें भारी हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। लड़की गुस्से में उठी और चिल्लाई, ये क्या बकवास है, तुम्हें कोई हक नहीं। लेकिन जैसे ही उसने शान्या की आंखों में झांक कर देखा, उसकी आवाज़ अचानक रुक गई। शान्या बिना कुछ कहे अपनी जेब में हाथ डालकर एक धारदार चाकू निकाली और उसे उंगलियों के बीच घुमाने लगी। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खतरनाक और घातक। अब यहाँ से खुद चली जाओ या मैं तुम्हें फेंक दूँ। उसने बिना कुछ कहे अपने कपड़े ठीक किए और तेजी से वहाँ से भाग गई। लड़की का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। अब कमरे में सिर्फ सिद्धार्थ और शान्या थे। शान्या ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लिया। सिद्धार्थ उठो, उसने कड़क आवाज़ में कहा। सिद्धार्थ हल्का सा हिला, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। जैसे ही उसकी नज़र शान्या पर पड़ी, वह हल्के से मुस्कराया। अरे डार्लिंग, तुम यहाँ। उसकी आवाज़ नशे में लिपटी हुई थी। शान्या ने बिना कुछ कहे पास रखे पानी का गिलास उठाया और उसके चेहरे पर उंडेल दिया। सिद्धार्थ झटके से उठा और अपनी भीगी शर्ट देख गुस्से में आंखें घुमाई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शान्या की आंखों से मिली, वह हल्का मुस्कराया। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, घर ले चलो। शान्या ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संयम में रखने की कोशिश कर रही हो। फिर बिना कोई और बहस किए उसने सिद्धार्थ को कंधे से थामकर बाहर निकाला। सिद्धार्थ का नशा अब भी उतरा नहीं था, वह हल्के हल्के लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत झलक रही थी। जैसे ही वे बाहर आए, कार पहले से ही तैयार खड़ी थी। बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला। शान्या ने बिना कोई कोमलता दिखाए सिद्धार्थ को कार में धकेला और खुद भी उसके बगल में बैठ गई। सिद्धार्थ ने सिर सीट पर टिका लिया और धीमे से मुस्कराते हुए उसकी ओर देखा। शान्या, तुम कितनी केयरिंग हो, इतनी रात को मुझे छोड़ने आ रही हो, कहीं प्यार तो नहीं करने लगी मुझसे? उसने आंख मारते हुए कहा। शान्या ने बिना भावनाओं के सीधा सामने देखा, जैसे उसकी बातों का कोई असर ही न हुआ हो। चुप रहो सिद्धार्थ, उसने ठंडे लहजे में कहा। ओह, तुम इतनी रूड क्यों हो? कभी कभी तो प्यार से बात किया करो डार्लिंग, सिद्धार्थ ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। शान्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और एक झटके में उसे सीट पर धक्का दे दिया। अपनी हद में रहो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हंसने लगा, तुम जब गुस्से में होती हो ना, और भी ज्यादा हसीन लगती हो। शान्या ने उसे अनदेखा किया और कार का शीशा नीचे कर दिया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन मन में उठ रही बेचैनी को कम नहीं कर पाई। कुछ ही देर बाद कार ओबेरॉय पैलेस के बैंक डोर पर पहुंच गई।
बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई हरकत नहीं की। वह आराम से आंखें बंद किए बैठा रहा। शान्या ने उसकी तरफ देखा, फिर एक झटके में उसकी कॉलर पकड़कर कहा, उतरो। सिद्धार्थ ने आंखें खोली और फिर से वही शरारती मुस्कान दी। अगर तुम इतनी ही बेताब हो मुझे अपने घर लाने के लिए, तो क्यों ना तुम्हारे कमरे में ही रुक जाऊं। शान्या ने बिना एक पल गनवाए उसकी कॉलर और कसकर पकड़ी और खींचते हुए बाहर निकाला। सिद्धार्थ हल्का लड़खड़ाया, लेकिन खुद को संभालते हुए मुस्कराया। शानमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी बाजू पकड़कर अंदर ले जाने लगी। नौकरों और बॉडीगार्ड्स ने उन्हें देखा, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इतना गुस्सा अच्छा नहीं, डार्लिंग, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, शान्या ने उसे एक झटके में सोफे पर गिराया। सिद्धार्थ ने आराम से सिर पीछे टिका लिया और उसकी तरफ देखा। अब यहाँ से हिलना मत, वरना मैं तुम्हारा सिर दीवार में दे मारूंगी, शान्या ने ठंडे स्वर में कहा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे खुद संभालना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगली सुबह ओबेरॉय पैलेस। सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर अंदर आ रही थीं। कमरे में गहरी शांति थी, लेकिन बिखरी हुई चादरें और हल्की सुगंध इस बात का सबूत थीं कि रात कुछ अलग ही थी। विशाल आलीशान बेड पर एक लड़की सो रही थी, कोई और नहीं बल्कि शान्या। शान्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कुछ सेकंड तक वह अधखुली आंखों से छत को देखती रही, फिर हल्का सिर झटका और खुद को सीधा किया। जैसे ही वह बैठी, उसे अपने आसपास की स्थिति समझ आई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। शिटा, उसने धीरे से खुद से कहा, और जल्दी जल्दी अपने अगल बगल देखा। तभी पिछली रात की यादें उसके दिमाग में कौंध गई। कैसे वह सिद्धार्थ को बेड पर सुलाने आई थी और कैसे सिद्धार्थ ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। वह जितना छुड़ाने की कोशिश करती रही, उतना ही ज्यादा उसकी पकड़ मजबूत होती गई और आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। वह वहीं बेड पर लेटी रह गई थी। वह अभी इसी बारे में सोच ही रही थी कि तभी सामने से एक गहरी मजाकिया आवाज आई। क्या हुआ बेब, किन ख्यालों में खोई हो? शान्या ने झटके से सामने देखा। सिद्धार्थ अब बाथरूम से बाहर आ चुका था। उसके शरीर से अब भी पानी की बूंदें टपक रही थीं, जो उसकी खुली छाती पर चमक रही थी। उसने सिर्फ एक सफ़ेद बाथरोब पहन रखा था, जो ढीला ढाला था और उसके चौड़े कंधे और मजबूत शरीर को पूरी तरह ढक नहीं पा रहा था। इस समय वह किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। मजबूत शरीर, भीगे हुए बाल, हल्की शरारती मुस्कान। शान्या कुछ सेकंड तक बस उसे घूरती रही। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी गौली उंगलियों से अपने बाल पीछे किए और आगे बढ़ा। यूं घूरोगी तो मुझसे दूर रहना मुश्किल हो जाएगा, डार्लिंग, उसने आंख मारते हुए कहा। बकवास बंद करो, सिद्धार्थ, शान्या ने खुद को संभालते हुए कहा और जल्दी से बेड से उठने की कोशिश की। लेकिन तभी, भैया, आप अपने कमरे में हो या नहीं? बाहर से एक तेज आवाज आई। श्रेया। शान्या की सांस अटक गई। उसकी नज़र खुद पर पड़ी। वह अब भी बेड पर थी, बिखरी हुई चादरों के बीच। फिर उसकी नज़र सिद्धार्थ पर गई, जो सिर्फ बाथरोब में था, गीले बालों के साथ। श्रेया की तेज आवाज़ और दरवाजे पर पड़ती दस्तक ने शान्या को तुरंत एक्शन में ला दिया। बिना सोचे समझे उसने सिद्धार्थ का बाथरोब पकड़कर उसे जोर से खींचा और उसे सीधे बेड पर गिरा दिया। सिद्धार्थ हक्का बक्का होकर बेड पर गिरा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, शान्या तेजी से उसके ऊपर झुक गई और पूरे बेड को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अब दोनों की पूरी बॉडी कंबल के नीचे थी। बेवकूफ लड़की, ये क्या कर रही हो? सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा। चुप रहो वरना मेरी लाश ही मिलेगी, शान्या ने घबराई हुई फुसफुसाहट में कहा। लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ और कह पाता, भैया। दरवाज़ा जोर से खुला और श्रेया गुस्से में अंदर आ गई। पर जैसे ही उसकी नज़र बेड पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
ये क्या? उसके सामने बेड पर दो लोगों के पैर आपस में उलझे हुए दिख रहे थे और उनकी पूरी बॉडी एक ही कंबल से कवर थी। श्रेया ने गुस्से में दांत भींचे और तड़पती हुई कहा, मेरा भाई के रूम में एक लड़की, आपका दिया हुआ टेक्स्ट पहले से ही हिंदी में है, लेकिन अगर आप इसे और स्पष्ट और सुधार कर चाहते हैं तो यहाँ एक बेहतर वर्जन है। श्रेया के चेहरे पर हैरानी कम और सदमा ज़्यादा था, क्योंकि सिद्धार्थ ओबेरॉय, जिसके बारे में आज तक यह खबर तक नहीं आई थी कि उसने किसी लड़की का हाथ पकड़ा हो, वहीं अब किसी लड़की के साथ एक ही बेड और एक ही कंबल के अंदर था। यह तो वर्ल्ड की ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। उसने झट से अपना फ़ोन निकाला और एक तस्वीर क्लिक कर ली। क्लिक। शानाया की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, श्रेया शरारती मुस्कान के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एन्जॉय, उसने मजाकिया लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जाने से पहले उसकी नज़र फिर से बेड पर गई। वह कंबल के अंदर छिपी लड़की का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन यह नामुमकिन था, क्योंकि उसका भाई अपनी भाभी का चेहरा उसे देखने नहीं देगा। इधर मल्होत्रा मेशन डाइनिंग टेबल पर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। माहौल हल्का था, लेकिन सीता जी की नज़र बार बार शानाया की खाली कुर्सी पर जा रही थी। उन्होंने एक वेटर को इशारे से बुलाया और कहा, जाओ देखो शानाया अभी तक क्यों नहीं आई। वेटर ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, मैम, प्रिंसेस तो घर पर है ही नहीं, वह कल रात करीब 2 बजे मेशन से निकल गई थी। टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। सीता जी चौंक कर वेटर को देखने लगी, वहीं बाकी घर के लोग भी हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नताशा ने मौके का फायदा उठाते हुए व्यंग्य से कहा, मॉम दी इतनी रात को कहाँ गई होंगी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा? उसके लहजे में छिपी कुटिलता को समझते हुए कबीर ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, यह शानाया का मामला है, तुम इसमें मत बोलो तो बेहतर होगा। नताशा ने होंठ भींचे और अपनी जगह बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। फिर कबीर ने सीता जी की ओर देखा और पूछा, मॉम 50 कब तक लौटेगा? सीता जी ने एक गहरी सांस ली और संयत स्वर में कहा, फैमिली मीटिंग से पहले आ जाएगी, उसे एक जरूरी शूट अटेंड करना है। कबीर ने सिर हिलाया, नाश्ते की प्लेट किनारे रखी और कुर्सी पीछे खींचते हुए बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। कहते ही वह उठकर वहाँ से चला गया, लेकिन टेबल पर बैठा हर शख्स अब सोच में डूब चुका था। आखिर शानाया इतनी रात को कहाँ और क्यों गई थी? इधर शानाया अभी भी सिद्धार्थ के घर पर थी। वह बस एकटक सामने बैठी सिद्धार्थ को गुस्से से घूर रही थी, जैसे किसी भी पल उस पर हमला कर देगी। सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर काम करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बस करो, इतना मत घूरो, वरना मैं शुरू हो गया तो। उसने अभी इतना ही कहा था कि शानाया ने तुरंत उसे घूरते हुए गुस्से में टोका, शट अप। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर अपनी हंसी दबाई, लेकिन उसकी नज़र अचानक शानाया पर पड़ी। शानाया की शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी खूबसूरत गर्दन साफ नजर आ रही थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसकी गर्दन पर पड़े लव बाइट्स के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। सिद्धार्थ की नज़रें उन निशानों पर टिकी तो शानाया तुरंत झुंझलाकर अपनी शर्ट को ठीक करने लगी। वह उसे घूरते हुए तेज स्वर में बोली, मुझे अभी वापस घर जाना है। सिद्धार्थ ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखा और आहिस्ता से बोला, बाहर सब लोग हैं, ऐसे कैसे जाओगी? शानाया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरा हेलीकॉप्टर टेरेस पर आ जाएगा, मैं वहीं से जाऊंगी। सिद्धार्थ ने अपने होठों पर शरारती मुस्कान लाते हुए आलस से कुर्सी पर टेक लगाई और उसे देखने लगा।
वाह, क्या एंट्री थी। और अब क्या एक्जिट करोगी? लगता है तुम्हें फिल्मी ड्रामे बहुत पसंद हैं। शानाया ने उसे घूरते हुए कहा। फालतू बकवास मत करो, मुझे घर जाना है और ये सब तुमने किया है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और आंखों में हल्की सी मस्ती लाते हुए बोला। अंजाम? हाँ, मुझे पता है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी गर्दन पर पड़े इन निशानों का असली अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, प्रिंसेस। शानाया की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और तेजी से उठ खड़ी हुई। सिद्धार्थ ने शानाया के बालों को हल्के से उसके कान के पीछे सरकाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसके हाथ को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। दूसरे हाथ से उसने अपनी पेंट की जेब में हाथ डाला, जैसे पूरी तरह बेफिक्र हो, और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ का यह पूरा फ्लोर सिर्फ उसका था, ओबेरॉय मेंशन का सबसे प्राइवेट स्पेस, यहाँ तक कि उसकी बहन श्रेया को भी कभी कभी ही अंदर आने की इजाज़त मिलती थी। शानाया उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के मजबूत हाथों की पकड़ किसी शिकंजे से कम नहीं थी। उसने धरी से झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया। इतनी कोशिश मत करो प्रिंसेस, तुम्हारी किस्मत में मेरी गिरफ्त से बचना नहीं लिखा। शानाया ने गुस्से से अपना हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ उसे लेकर सीधे लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही माहौल में हल्की खामोशी छा गई। सिद्धार्थ की आंखें अब भी शानाया पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी मस्ती थी। शानाया ने उसे इग्नोर करते हुए अपनी बाहों को मोड़कर खड़ी हो गई। इतना गुस्सा? वैसे रात को तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं थी, सिद्धार्थ ने होठों पर शरारती मुस्कान लाते हुए कहा। शानाया ने घूर कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दोनों छत पर आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने छत से दूर आसमान की ओर देखा, उनकी नज़र एक बड़े काले हेलीकॉप्टर पर पड़ी, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। हवा तेजी से बह रही थी, जिससे शानाया के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने हाथ से बालों को पीछे किया और सिद्धार्थ की ओर देखा। अब जाने की जल्दी क्यों हो रही है, प्रिंसेस? सिद्धार्थ ने आंखें संकरी करते हुए मजाकिया लहजे में कहा। शानाया ने उसे नज़रअंदाज किया और हेलीकॉप्टर के उतरने का इंतजार करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने अचानक उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। जाने से पहले एक बार तो कहो कि तुम वापस आओगी। उसकी आवाज़ में एक अलग सा ठहराव था। शानाया ने हल्की झुंझलाहट के साथ उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और ठंडे लहजे में बोली, जो चीज़ें मेरी जिंदगी में मायने नहीं रखती, मैं उन्हें दोबारा देखने वापस नहीं आती। सिद्धार्थ की आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सा भाव आया, लेकिन अगले ही पल उसकी मस्ती भरी मुस्कान वापस लौट आई। इंटरेस्टिंग, देखते हैं प्रिंसेस, तुम कब तक दूर रह पाती हो, सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जबकि हेलीकॉप्टर अब पूरी तरह लैंड कर चुका था। शानाया ने बिना मुड़े सीधे हेलीकॉप्टर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन सिद्धार्थ की निगाहें अब भी उसकी हर हरकत पर टिकी थीं। जैसे ही शानाया हेलीकॉप्टर से बाहर निकली, उसके लंबे बाल हवा में लहराए और उसकी तेज़ कदमों से चलने की गूंज पूरे बैकयार्ड गार्डन में सुनाई दी। बिना किसी की तरफ देखे वो सीधा मेंशन के अंदर चली गई। अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ हलचल थी, नौक-चाकर जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। हर कोना परफेक्शन से सजा हुआ था और माहौल में एक अलग ही गंभीरता थी। जैसे ही शानाया मेंशन के भव्य हॉल में दाखिल हुई, वहां बैठे सभी लोगों की नज़रें उस पर टिक गई। कुछ लोगों के चेहरों पर हैरानी थी, तो कुछ के चेहरों पर हल्की मुस्कान, लेकिन शानाया ने किसी को तवज्जो नहीं दी और सीधा अपने पिता राम मल्होत्रा की ओर बढ़ गई। उसने तेज आवाज में सवाल किया, ये सब क्या हो रहा है डैड? राम जी, जो पहले से ही अपने कुर्सी पर बैठे थे,
गंभीर निगाहों से शानाया को देखते हुए बोले, आज फैमिली मीटिंग है और आज ही मल्होत्रा और सिंघानिया फैमिली की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक को दी जाएगी। हॉल में अचानक खामोशी छा गई। शाम का वक्त। मल्होत्रा मिशन का भव्य हॉल इस वक्त मल्होत्रा और सिंघानिया परिवार के सदस्यों से भरा हुआ था। हर तरफ गंभीरता और सख्ती का माहौल था। कोई आराम से बैठा था तो कोई बैठे बैठे भी बेचैनी से घड़ी की ओर देख रहा था। हॉल में मौजूद लोग मल्होत्रा परिवार, राम मल्होत्रा और सीता मल्होत्रा, दादा दादी राकेश मल्होत्रा और रंजना मल्होत्रा, बच्चे कबीर, ध्रुव, नताशा, शानाया, बड़े दादा दादी राजवंश मल्होत्रा और अंजना मल्होत्रा, बड़े पापा और बड़ी मम्मी अजीत मल्होत्रा और अनीता मल्होत्रा, बड़े पापा के बच्चे धीरज और दिशा, सिंघानिया परिवार, शानापा के नानू अशोक सिंघानिया, मामाह विकास सिंघानिया पत्नी रेखा, बत्तेह शिवांगी और शिवांश, मामाह विजय सिंघानिया पत्नी आशिका, बच्चे कुणाल और वानी। हॉल में गंभीरता तब और बढ़ गई जब राजवंश मल्होत्रा ने राम मल्होत्रा की तरफ तीखी नज़रों से देखते हुए व्यंग्य भरे लहजे में कहा, राम, अब तक तुम्हारे बच्चे नहीं आए, क्या तुमने उन्हें हमारे परिवार के संस्कार देना ही भूल गए? उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक तेज आवाज़ गूंज उठी। किसने कहा कि हमें संस्कार नहीं मिले, ताऊ जी? सभी की नज़रें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। दोनों की मौजूदगी ने पूरे हॉल में एक अलग ही आभा फैला दी थी। दोनों अपने रौबदार अंदाज में अंदर आए और हॉल में बैठी भीड़ अचानक चुप हो गई। दरवाजे पर कबीर और ध्रुव खड़े थे। सीताजी उन्हें देखते ही पूछने लगे, कहाँ रह गए थे तुम दोनों, ध्रुव, कबीर? कबीर ने आलसी अंदाज में जवाब दिया, माँ, मीटिंग थी। फिर हॉल में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूछा, वैसे वो नहीं आए? सीताजी ने हल्की चिंता के साथ कहा, आते ही होंगे। तभी राजवंश मल्होत्रा ने फिर से अपनी बात दोहराई, इस बार और भी सख्त लहजे में, तुम्हारे बाकी बच्चे कब आएंगे रामह, या फिर तुम लोग भूल गए कि रीछवारी जी जब आएंगे तब पूरा परिवार यहाँ होना चाहिए? इतना कहते ही हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी मल्होत्रा मिशन के बाहर दो कारें आकर रुकी। जैसे ही कारें रुकी, एक बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर आया और पीछे का दरवाजा खोला। दरवाजे से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। ब्लैक शर्ट और पेंट पहने, लंबा चौड़ा कद, तेज नज़रों और रौबदार चाल के साथ उसकी उम्र करीब 27 साल की लग रही थी। उसके चेहरे पर ठंडा और बेपरवाह एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा रौब था जो बताता था कि वो सिर्फ नाम का नहीं, असल में पावरफुल इंसान था। सारे नौकर उसकी तरफ देखते ही सर झुका लेते हैं और कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगते। वो आ गया, इतनी देर से इंतजार था इनका। वो बिना किसी की तरफ देखे सीधा अंदर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने राजवंश मल्होत्रा की बात सुनी, उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। हॉल में बैठी भीड़ की नज़रें अब उस पर टिक गई। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और गहरी आवाज़ में तंज कसते हुए बोला, क्या हुआ ताऊ जी, इतनी जल्दी मुझसे मिलने का सब नहीं हो रहा था? हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। राजवंश मल्होत्रा ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर उसकी तरफ देखा। सीता मल्होत्रा और राम मल्होत्रा की नज़रें तुरंत आपस में मिली। कबीर और ध्रुव ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान दबाते हुए पीछे हटकर खड़े हो गए। वो अब अंदर आ चुका था, धीमे कदमों से चलते हुए हॉल के बीचों बीच आया और एक शरारती मुस्कान के साथ सीधे राजवंश मल्होत्रा को घूरने लगा।
हॉल में बैठी भीड़ अब पूरी तरह उसकी तरफ ध्यान दे चुकी थी। तभी विजय सिंघानिया की बेटी वानी जोश में लगभग विल्लाते हुए बोली, ओह माय गॉड, सुपरस्टार IRM यहाँ पर। उसकी आवाज़ से हॉल में मौजूद सभी लोग सहने, हैरान और कुछ तो चौंक कर खड़े हो गए। रुद्र, जिसने अब तक अपनी हल्की सी मुस्कान बनाए रखी थी, अपनी शर्ट के बटन को थोड़ा एडजस्ट करता हुआ वानी की तरफ मुड़ा और एक कड़क आवाज़ में बोला, RM नहीं, रुद्र मल्होत्रा। हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। हर किसी की नज़रें अब रुद्र मल्होत्रा पर टिक गई थी। वह लड़का जिसे पूरी दुनिया RM द सुपरस्टार के नाम से जानती थी, आज यहाँ खड़ा था रुद्र मल्होत्रा के रूप में। मल्होत्रा और सिंघानिया परिवार के कुछ लोग ही जानते थे कि राम और सीता मल्होत्रा के सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि 3 बेटे थे, कबीर मल्होत्रा, ध्रुव मल्होत्रा और रुद्र मल्होत्रा। लेकिन 5 साल पहले मल्होत्रा परिवार ने उसे विदेश भेज दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया से उसका नाम मिटा दिया था, जैसे वो कभी इस परिवार का हिस्सा था ही नहीं। और सबसे बड़ा सच जो आज तक छुपाया गया था, मल्होत्रा परिवार की असली बेटी नताशा नहीं बल्कि शानाया मल्होत्रा थी। जिन लोगों को इस सच की भनक तक नहीं थी, उनके चेहरों पर अब संदेह और आश्चर्य दोनों साफ झलक रहे थे। रुद्र ने पिछले 25 सालों में सिर्फ 2 बार ही अपना घर देखा था, और वो भी कुछ ही घंटों के लिए। उसका परिवार उससे लगभग कटा हुआ था। ना ही उसकी ज्यादा किसी से बातचीत होती थी, ना ही उसने कभी पीछे मुड़कर देखा। वो एक रहस्यमयी परछाई बन चुका था, जो मल्होत्रा परिवार से जुड़ा तो था, लेकिन फिर भी सबसे अलग था। आज पूरे 6 साल बाद वो फिर से भारत लौटा था, लेकिन इस बार सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं, बल्कि परिवार के वारिस की तरह। जैसे ही मल्होत्रा मेंशन के अंडरग्राउंड एरिया का दरवाजा खुला, एक भारी भरकम पुरानी लकड़ी की महक हवा में घुल गई। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। कमरे की हर चीज़ में बीते वक्त की गूंज थी। भव्य हॉल की छत पर झूमर की हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, और दीवारों पर लगे पुराने पारिवारिक चित्र अतीत की कहानियां सुना रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक लंबी मेज रखी थी, जिस पर कई प्राचीन किताबें, चांदी की मुहरें और एक विशाल नक्शा फैला हुआ था। सबकी नजरें उस दीवार पर जाकर टिक गईं, जहां 4 तस्वीरें लगी थीं। पहली 3 तस्वीरों में मल्होत्रा खानदान के पुराने मुखिया थे, हर तस्वीर में वही तेज, सख्त और रौपल ठाट-बाट। मगर चौथी तस्वीर पर गहरे लाल मखमल का पर्दा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सभी के मन में हजारों सवाल उठने लगे। भी लोग तस्वीरों को देख रहे थे। राम जी ने एक नज़र सब पर डाली और फिर गंभीर स्वर में बोले, ये चारों तस्वीर उन लोगों की हैं, जिन्हें आज से 25 साल पहले इस खानदान की शक्ति सौंपी गई थी। आज 25 साल बाद उस राज से भी पर्दा उठेगा। राम जी की बात सुनकर ताऊजी हल्का सा हंसते हुए बोले, हम भी देखेंगे कि आखिर 25 साल पहले हमें यह शक्ति क्यों नहीं दी गई थी। चाहे वो मल्होत्रा परिवार हो या सिंघानिया परिवार, सभी को इस शक्ति की लालसा थी, लेकिन यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण अधिकार था। राम जी ने घड़ी की ओर देखा और बोले, जैसे ही वो लोग यहाँ पहुँचेंगे, इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। हॉल में 4 बड़े बड़े सोफे लगे थे, जिनमें से 3 सोफों पर 3 परिवार बैठे हुए थे, लेकिन एक सोफा खाली था। तभी ताऊजी ने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा, राम, क्या तुमने अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं सिखाए? क्या उन्हें यह भी नहीं पता कि बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है? ध्रुव, कबीर और रुद्र तीनों की आंखें हल्की सी झुक गईं। पिछले कुछ समय से ताऊजी लगातार उनके परिवार और उनके संस्कारों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज माहौल अलग था। ध्रुव, कबीर और रुद्र तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में शांति थी,
लेकिन अंदर से वो गुस्से से उबल रहे थे। ताऊजी हर बार उनके संस्कारों पर सवाल उठाते थे, जैसे कि मल्होत्रा परिवार की इज्जत सिर्फ उन्हीं के पैरों में गिरकर साबित की जा सकती थी। रुद्र ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ताऊजी, संस्कार सिर्फ पैरों में झुककर नहीं दिखाए जाते, कभी कभी शब्दों और कर्मों में भी दिखते हैं। कबीर ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, और वैसे भी जिन रिश्तों में सिर्फ अधिकार जताया जाता है वहाँ प्यार और सम्मान की जगह नहीं बचती। तभी दादू राकेश मल्होत्रा अपने भाई को देखते हुए कहते हैं, मेरा पोता आज तक किसी के सामने झुकना नहीं सीखा है, और रही आशीर्वाद के लिए झुकने की बात, तो वो उनकी मर्जी है कि किसे सम्मान दे और किसे नहीं। राकेश मल्होत्रा की बात सुनकर ताऊजी यानी राजवंश मल्होत्रा तंज भरे लहजे में जवाब देते हैं, छोटा, तुम तो शुरू से ही बिगड़े हुए हो, वैसा ही तुम्हारा बेटा है और अब तुम्हारा पोता भी। उन्होंने इतना ही कहा था कि पीछे से एक तेज और ठंडी आवाज़ आई, मेरे परिवार के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, मिस्टर राजवंश सिंह मल्होत्रा। सभी ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वहाँ शानाया खड़ी थी, जिसने एक सफ़ेद बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसकी आंखों पर गॉगल्स थे। उसकी तेज चाल और ठंडी आवाज़ ने पूरे माहौल को एक पल में बदल दिया था। शानाया को देखकर दादू के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। वहीं शानाया को देखकर आधे लोग हैरान थे, क्योंकि मल्होत्रा परिवार ने अब तक किसी को यह नहीं बताया था कि असली बेटी नताशा नहीं बल्कि शानाया है। ताऊजी गुस्से में आकर बोले, तुम कौन हो और इस परिवार की महत्वपूर्ण बैठक में क्या कर रही हो? सभी लोग सवालिया निगाहों से रामजी और सीता जी की तरफ देखने लगे, जैसे अब उन्हें जवाब चाहिए था। राम जी एक नज़र सबको देखते हैं और गर्व से मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह शानाया है, शानाया मल्होत्रा, मेरी असली बेटी नताशा एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, हमारी खून की नहीं। सभी लोग हैरानी से शानाया को देखने लगते हैं, उनकी आंखों में सवाल और अविश्वास साफ दिखाई देता है। रुद्र हैरान होकर अपने पिता राम जी से पूछता है, डैड, यह मेरी बहन है ना? राम जी सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, यह तुम्हारी बहन है। सभी लोग चुपचाप शानाया को घूरने लगते हैं। हर एक का चेहरा हैरान और असमंजस में था, जैसे वो किसी नए सच से रूबरू हो रहे थे। राम जी ने शानाया की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था, जैसे वो यह सच छिपाकर नहीं रख सकते थे। उन्होंने शानाया से कहा, तुमने हमेशा इस परिवार की इज्जत और मान सम्मान को बनाए रखा है, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी पहचान बतानी चाहिए। तभी राकेश मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे परिवार की असली ताकत यही है, हमारे खून में ही यह शक्ति है जो हमें बाकी से अलग बनाती है। इधर मल्होत्रा मेशन के मेन दरवाजे पर कई सारी गाड़ियां एक साथ रुकती हैं। उन गाड़ियों से 4 बुजुर्ग लोग बाहर निकलते हैं और उनके साथ कई सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, आज हम 25 साल बाद यहाँ आए हैं इस परिवार के अगले वारिस की घोषणा करने, देखते हैं आगे क्या होगा। उनकी बात पर तीनों बुजुर्ग मुस्कुरा देते हैं, जैसे वे किसी बड़े सच का हिस्सा बनने जा रहे हो। इसी बीच ताऊजी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, वह कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी अचानक पीछे से एक कड़क आवाज आती है, तुम वापस आ गई। जैसे ही पीछे से आवाज आई, तुम वापस आ गए, सभी लोगों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वहाँ 5 बुजुर्ग पुरुष खड़े थे, जिन्होंने महंगे और शाही कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता, रौब और अजीब सी ठंडक थी। उनकी आंखों में गहराई और उनके अस्तित्व में एक अजीब सी ताकत थी, जो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को झुकने पर मजबूर कर रही थी। उन बुजुर्गों को देखते ही सभी लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे वे किसी बहुत बड़े सम्माननीय व्यक्ति के सामने खड़े हों। लेकिन शानाया वहीं अड़िग खड़ी रही, उसने अपने हाथ नहीं जोड़े।
ताऊजी, जो अभी तक शानाया पर गुस्सा कर रहे थे, अचानक चुप हो गए और उन पांचों को देखकर तुरंत संयमित मुद्रा में आ गए। महलनुमा हॉल में एक अजीब सी गंभीरता और सन्नाटा पसर गया। उनमें से एक बुजुर्ग, जो सबसे आगे खड़ा था, उसने अपनी तेज और भारी आवाज़ में कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी वापस लौट आओगी। शानाया, क्या तुम्हें लगा कि इस परिवार की सच्चाई से भाग सकोगी? शानाया की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ और न ही किसी के सामने झुकने वालों में से। उन बुजुर्गों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें रहस्यमयता और अजीब सा खेल था। एक और बुजुर्ग, जिन्होंने गहरे मखमली कपड़े पहने थे, थोड़ा आगे बढ़े और बोले, यहाँ जो भी खड़ा है वह जानता है कि यह परिवार सिर्फ खून से नहीं बल्कि कर्तव्य और शक्ति से चलता है। उन बुजुर्ग की बात पर एक गहरा तंज, जो जाहिर सी बात थी कि शानाया के लिए था, पूरे हॉल में गूंज उठा। वहां मौजूद हर कोई उस बात का मतलब और उसका प्रभाव महसूस कर सकता था, क्योंकि पूरे मल्होत्रा परिवार में इस समय केवल शानाया ही थी जो नई थी, जिसे अभी तक परिवार का पूरा सम्मान या स्वीकृति नहीं मिली थी। बाकी सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए थे, लेकिन शानाया अब भी उसी अडिग आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी, बिना झुके, बिना सिर झुकाए। वह बुजुर्ग शानाया को घूरते हुए आगे बढ़े, उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, क्या तुम्हारे गोद लिए माता पिता ने तुम्हें बड़ों के सामने हाथ जोड़ने का संस्कार नहीं दिया? उनके शब्दों में तिरस्कार और अपमान की गूंज थी। उनके पीछे खड़े बाकी चार बुजुर्ग भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे शानाया की प्रतिक्रिया देखने का इंतजार कर रहे हों। पूरे हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अब सिर्फ शानाया पर थी, लेकिन शानाया टस से मस नहीं हुई। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक ज्वाला थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना काला गॉगल्स उतारा और बिल्कुल ठंडी मगर धारदार आवाज़ में कहा, शानाया ने अपनी जगह से एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। उसकी आंखों में वही अडिग आत्मविश्वास था, जिसकी गूंज उसके शब्दों में भी झलक रही थी। उसने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मुझे मेरे पालने वालों ने बहुत संस्कार दिए हैं, लेकिन उन संस्कारों का प्रमाण पत्र आपको देना मेरी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही हाथ जोड़ने की, तो मैंने आज तक न किसी के सामने सिर झुकाया है और न ही कभी झुकाऊंगी। उसकी बात पर हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शानाया इतनी बेखौफ होकर इन ताकतवर बुजुर्गों का सामना करेगी। बुजुर्गों में से एक, जिन्होंने सबसे महंगे और शाही कपड़े पहने हुए थे, हल्के से हंसे, लेकिन उनकी हंसी में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी। उन्होंने शानाया को गहराई से घूरते हुए कहा, बहुत बड़ी बातें कर रही हो लड़की, लेकिन देखना, यहाँ खड़े रहने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, ताकत भी चाहिए होती है, और ताकत सिर्फ खून से आती है, संस्कारों से नहीं। शानाया की भौहें तन गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। ताकत खून से नहीं, काबिलियत से आती है, उसने बिल्कुल स्थिर और बेझिझक आवाज़ में कहा। और यह मत भूलिए, यहाँ खड़ी मैं किसी खैरात में मिली पहचान की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हकदारी के लिए खड़ी हूँ। बुजुर्गों के चेहरे पर अब हल्का क्रोध दिखने लगा। बाकी परिवार वाले सांसें थामे हुए इस तकरार को देख रहे थे। राकेश मल्होत्रा की आंखों में गर्व की चमक थी, जबकि राजवंश मल्होत्रा की मुट्ठियां और ज्यादा कस चुकी थीं। बड़े बोल बोल रही हो लड़की, एक और बुजुर्ग ने ठंडी आवाज़ में कहा। देखते हैं तुम्हारी यह हिम्मत कब तक बरकरार रहती है। मेरा खून एक राजपूत का है, मैंने 18 साल तक एक क्षत्रिय के घर का अन्न खाया है, और जहाँ तक संस्कारों की बात है तो मुझे संस्कार एक ब्राह्मण ने दिए हैं, और अगर कर्तव्य की बात करे तो वह मुझमें आपसे कहीं अधिक है। शानाया के इन शब्दों पर पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। बुजुर्गों के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का अजीब सा मेल था। सबसे आगे खड़े एक बुजुर्ग ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे जवान लड़ाओ। इतना कहते ही उन्होंने अपने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया।
जैसे ही बुजुर्ग ने इशारा किया, सुरक्षा गार्ड फुर्ती से शानाया की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में क्रूरता थी, इरादा साफ था शानाया का अपमान और उसे कमजोर साबित करना। लेकिन शानाया ने अपनी जगह से हिले बिना बिना किसी डर के उसे नजरें गड़ाकर देखा। जैसे ही सुरक्षा गार्ड ने हाथ उठाया, शानाया ने बिजली की गति से अपनी कमर के पास रखी म्यान से तलवार खींच ली। स्वाहा! चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। हवाओं में अजीब सी ठंडक और डर घुल गया था। जमीन पर कटा हुआ सिर एक कोने में पड़ा था और दूसरी तरफ उसका लहूलुहान शरीर निर्जीव पड़ा था। वहीं शानाया के हाथ में अब भी तलवार थी, जिसकी धार से ताज़ा खून टपक रहा था। हर कोई स्तब्ध था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शानाया इतनी तेज और बेखौफ निकलेगी। वो बुजुर्ग आदमी जिसने बॉडीगार्ड को इशारा किया था, अब गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी भी झलक रही थी। तुमने यह क्या किया? उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। शानाया ने तलवार झटक कर उसके खून को जमीन पर गिराया और फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, अगर अगली बार किसी ने मेरे खिलाफ हाथ उठाने की हिमाकत की तो उसकी भी यही हालत होगी। मैं अपने लिए न्याय लेना जानती हूँ। वो बुजुर्ग आदमी गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ हल्की सी बेचैनी भी थी। उसने अपने चारों ओर बैठे लोगों की तरफ देखा, मानो किसी से। शानाया ने अपनी तलवार जमीन पर टिकाई और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी मौजूदगी का खौफ बढ़ता जा रहा था। वो बुजुर्ग अब भी अपनी जगह खड़ा था, मगर पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट झलक रही थी। शानाया ने एक ठंडी मगर सधी हुई आवाज़ में कहा, जैसे आपने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने प्यादे को मेरे खिलाफ खड़ा किया, वैसे ही मैंने भी आपको दिखा दिया कि मैं अपने सम्मान की रक्षा कैसे करती हूँ। और अगली बार अगर मुझसे सवाल पूछने से पहले सोचा नहीं तो सिर्फ आपके आदमी नहीं बल्कि आप भी इसी तलवार के नीचे होंगे। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शानाया ने इतनी बेखौफी से इस खानदान के सबसे ताकतवर बुजुर्ग को चुनौती दे दी थी। रुद्र, जो अब तक हैरानी से सब देख रहा था, आगे बढ़ा और हल्की आवाज में कहा, शानाया, तुम है? शानाया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही शक्ति थी। उसने तलवार वापस अपने म्यान में डाली और ठंडे स्वर में बोली, अब ये सब ड्रामा खत्म करो, असली मुद्दे पर आते हैं। शानाया ने इतना कहा ही था कि वह बुजुर्ग आदमी फिर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने आवाज़ उठा सको, समझी? औकात क्या है तुम्हारी? इस परिवार के नाम के अलावा कोई पहचान भी है तुम्हारी? यह सुनते ही शानाया के चेहरे पर एक ठंडी मगर बेहद खतरनाक हंसी उभरी। उसने हल्का सा सिर झुकाया और एक तीखी नज़र उस बुजुर्ग पर डाली। मेरी पहचान? लगता है आपका ज्ञान काफ़ी कमज़ोर हो गया है, वरना आप ये सवाल ही नहीं पूछते। आप भूल गए, इस दुनिया में मुझे शानाया मल्होत्रा के नाम से नहीं बल्कि शानाया कपूर के नाम से जाना जाता है। और आप कह रहे हैं? शानाया ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी में एक ऐसा तेज था जिसने वहां बैठे सभी लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति जिसने अभी कुछ पल पहले ही शानाया की औकात पर सवाल उठाया था, अब थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी, मगर उसने खुद को संभालते हुए ठहाका लगाया, हा हा हा, कपूर, तुम मजाक कर रही हो लड़की। यह नाम तुम्हें सिर्फ उन लोगों ने दिया होगा जो तुम्हारे झूठे घमंड को पाल रहे हैं। शानाया की बात सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति एक पल के लिए चौंका, फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने शानाया की आंखों में देखा, जहां बेझिझक सच्चाई झलक रही थी। तो तुम सच में कपूर खानदान की पोती हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। शानाया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर्फ सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना तेज था, एक ऐसी धार जो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए काफी थी। इतना सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। शानाया कपूर, वही जो आज की दुनिया की नंबर बिजनेस वुमन मानी जाती है, जो साल भर में ही कई मल्टीनेशनल कंपनियों को खरीद चुकी है। रुद्र, जो अब तक शांत था, आश्चर्य से फुसफुसाया, क्या यह वही शानाया कपूर है
जिसने फोर्ब्स लिस्ट में सबसे कम उम्र में अपनी जगह बनाई थी। चारों ओर कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग हैरानी में थे तो कुछ अविश्वास में। वही बुजुर्ग आदमी जिसने शानाया से सवाल किया था अब एक अलग ही अंदाज में उसे देख रहा था। कपूर खानदान, जिसका नाम सुनते ही दुनिया झुक जाती है, उसकी असली वारिस हमारे सामने खड़ी है और हमें अब तक पता ही नहीं था। शानाया ने ठंडी नज़रों से सबको देखा और एक कदम आगे बढ़कर कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है। ना इस खानदान के नाम से, ना इसकी दौलत से, मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ, शानाया कपूर। उन 5 बुजुर्गों में से जो सबसे आगे खड़ा था वह अब तक चुप था, लेकिन अब उसकी आवाज़ गूंज उठी। उसने गंभीर स्वर में कहा, अब बहुत हो चुका, अब फैसला करने का समय आ गया है। आज 25 साल पुराने राज से पर्दा उठेगा और इसी के साथ इस साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी का नाम भी घोषित किया जाएगा। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वह बुजुर्ग चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए आगे बढ़ा और दीवार पर लगी एक विशाल तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, 25 साल पहले जिसे इस परिवार का असली वारिस घोषित किया गया था, आज उसका नाम सबके सामने आएगा और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि। इतना कहते ही उसने एक झटके में तस्वीर पर पड़ा पर्दा हटा दिया। जैसे ही पर्दा गिरा, तस्वीर के उभरते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। कुछ लोग अवाक रह गए, कुछ के चेहरों पर अविश्वास था और कुछ ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। यह कैसे हो सकता है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वह बुजुर्ग शख्स पर्दा हटाता है, सामने उभरती तस्वीर को देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अवाक रह जाता है, कुछ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, कुछ के चेहरों पर गहरा आक्रोश था और कुछ को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजवंश मल्होत्रा, जो अब तक अपनी कुर्सी पर सहज बैठा था, झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अविश्वास और गुस्से का तूफान था। वह चिल्लाया, तो 25 साल पहले हमारे परिवार के बिखरने की असली वजह यही थी। मेरे छोटे भाई की पत्नी को सारी संपत्ति सौंप दी गई थी। उसकी आवाज़ गूंज उठी और पूरे हॉल में कानाफूसी होने लगी। हर कोई तस्वीर की ओर देख रहा था, एक विशाल, शान और रुतबे से भरी तस्वीर, जिस पर सोने के अक्षरों में लिखा था सीता मल्होत्रा। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, 25 साल पहले जो हुआ था वह केवल एक निर्णय नहीं था, बल्कि यह उस महिला की शक्ति का प्रमाण था जिसने इस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। शानाया, जो अब तक शांत खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ तस्वीर को देख रही थी। उसने गॉगल्स उतारे, अपने बालों को झटका और तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। तो यह था 25 साल पुराना सच जिसे सबने छुपाने की कोशिश की, उसने ठंडे स्वर में कहा। राजवंश गुस्से से तिलमिला उठा, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शानाया, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें इस संपत्ति या सत्ता से कोई हक नहीं। शानाया ने एक तीखी हंसी के साथ उसकी ओर देखा और बोली, अगर मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं तो तुम क्यों डर रहे हो, ताऊ जी। जैसे ही शानाया ने अपनी बात खत्म की और राजवंश मल्होत्रा कुछ कहने ही वाले थे, तभी पूरे हॉल में एक तेज गूंजती हुई आवाज़ आई, बस ताऊ जी बस। सबकी निगाहें अचानक उस दिशा में घूम गईं जहां सीता मल्होत्रा खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं और उनका रौबलापन पूरे हॉल में महसूस किया जा सकता था। आप तब से मेरी बेटी पर सवाल उठा रहे हैं, उसे इस परिवार से निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप होते कौन हैं ऐसा कहने वाले। सीता मल्होत्रा की आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी जिसने वहां खड़े सभी लोगों को चौंका दिया। ताऊ जी, यानी राजवंश मल्होत्रा को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी भौहें तन गईं, चेहरे की नसें चढ़ गईं, उनके अहम और सत्ता पर सीधा वार हुआ था। वह गुस्से में दहाड़ उठे, सीता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात करो। उनकी गरजती आवाज़ ने हॉल में मौजूद हर शख्स को सहमा दिया, लेकिन सीता मल्होत्रा ने
एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीधी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मेरे ही घर में ऊंची आवाज़ में बात करने की? भुलाइए मत, शानाया मेरी बेटी है, मेरा खून है और इस परिवार की उत्तराधिकारी आज भी मैं ही हूँ। जैसे 25 साल पहले थी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अजीत मल्होत्रा की तीखी आवाज़ ने माहौल में और भी तनाव घोल दिया था। आपने किया ही क्या है इस परिवार के लिए भाभी? उसने व्यंग से कहा। उसकी आंखों में आरोपों की चिंगारी थी। पिछले 25 साल से सारी संपत्ति आपने अपने पास रखी, परिवार की रक्षा के नाम पर सिर्फ अपने हित साधे आप मल्होत्रा और सिंघानिया परिवार का मर्जर करवाकर सिंघानिया परिवार की वारिस बन बैठी। और अब जब आपका खेल सामने आ चुका है तो आप खुद को इस परिवार की उत्तराधिकारी घोषित कर रही हैं। अजीत के शब्दों में जहर था और उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच गई। आपने तो हमेशा से यही चाहा था, है ना? सिंघानिया परिवार की तरफ से विकास सिंघानिया, जो खुद सीता का बड़ा भाई था, अब तक खामोश खड़ा सब देख रहा था, लेकिन अजीत की बातें सुनते ही उसका सब्र टूट गया। वह गुस्से में आगे बढ़ा और सीधा सीता की ओर देखकर तंज कसते हुए बोला, वाह दीदी, क्या बात है! आपने तो सबको अच्छी तरह बेवकूफ़ बना दिया, हमारी संपत्ति भी बचा ली और हमें ही इस खेल में मोहरा बना दिया। आप अपनी चालें खेलती रहीं और हम सोचते रहे कि आप बेगुनाह हैं। विकास की पत्नी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अचानक आगे आई और कटाक्ष करते हुए बोली, ऐसे रिश्तेदार होने से तो अच्छा है कि रिश्तेदार ही ना हो, कम से कम दिल पर बोझ तो नहीं रहेगा। उनकी बातों पर सिंघानिया और मल्होत्रा परिवार के बाकी सदस्य भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हर कोई किसी ना किसी तरह से धोखा खाने जैसा महसूस कर रहा था। सीता मल्होत्रा अब भी शांत और दृढ़ खड़ी थी। उनकी आंखों में हल्की सी पीड़ा झलक रही थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास अभी भी बरकरार था। पूरा हॉल उस बुजुर्ग व्यक्ति की गूंजती हुई आवाज़ से कांप उठा। उनकी लाठी जमीन पर गूंजती रही, मानो सदियों पुरानी कोई दास्तान कहने को बेताब हो। रानी शाह सीता मल्होत्रा, सवाल उठाने से पहले उन पर एहसान मानो, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यह जिंदगी दी। अगर उन्होंने यह भिक्षा में न दी होती तो शायद आज तुम में यह सवाल पूछने की भी हिम्मत न होती। उनके शब्द हर व्यक्ति के दिल पर चोट कर रहे थे। हॉल में बैठे हर शख्स की सांसें थमी हुई थीं। क्या मल्होत्रा और सिंघानिया परिवार का एक होना महज एक इत्तेफाक था? उन्होंने अपनी तेज निगाहें चारों ओर घुमाते हुए सवाल किया। नहीं, यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह सत्ता की एक बिसात थी, एक ऐसा खेल जिसमें शह और मात का फैसला उन हाथों में था जो आज भी तुम्हारी किस्मत लिख रहे हैं। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आवाज़ में एक अधिकार भरा गुस्सा था। क्या वारिस बनने का मतलब केवल इस दौलत पर राज करना होता है? उन्होंने एक पल को सबकी तरफ देखा, फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया। नहीं, एक सच्चा वारिस वह होता है जो अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा करे, जो इस साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे। बुजुर्ग व्यक्ति की बातों ने पूरे हॉल में आग सी लगा दी थी। और सीता मल्होत्रा, उन्होंने अब सीधे उसकी तरफ इशारा किया, तुमने एक राजपूत की तरह अपना कर्तव्य निभाया, तुमने अपनी पहचान बरकरार रखी, तुमने वह किया जो किसी भी सच्चे उत्तराधिकारी को करना चाहिए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि 25 साल पहले असल में क्या हुआ था? पूरे हॉल में एक सिहरन दौड़ गई। हर कोई उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। हर नज़र अब उस बुजुर्ग व्यक्ति पर टिक चुकी थी।